मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक वेदांग ज्योतिष से संबंधित पाठ्यक्रम विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठ्यक्रम के दरमियान वेदांग ज्योतिष के परिचय एवं महत्व पे एक चर्चा की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अयन आरंभ के जो बोधक होते हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि अयन बोधक क्या है। वेदांग ज्योतिषकर्ता लग्ध जी अयन के बोधक पद जो वेदांग ज्योतिषकर्ता लग्ध जी अयन के बोधक पद जो दिया गया है, कहते हैं युवा आरंभ के बाद जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुनः सर्विष्ठा अर्थात घनिष्ठा नक्षत्र के शुरू में आते हैं, उसी क्षण अगले वर्ष में उत्तरायण होता है। मैं आपको फिर से समझा दूं, वेदांग ज्योतिषकर्ता लग्ध जी अयन के बोधक पद जो दिया गया, अयन का बोधक पद जो दिया गया था, उनका कथन है कि युवा आरंभ के बाद जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुनः घनिष्ठा अर्थात सर्विष्ठा अर्थात घनिष्ठा नक्षत्र के शुरू होते ही या उसके शुरुआत में होते ही उसी क्षण मतलब जैसे स्टार्ट हुआ जस्ट उसी क्षण अगले अगले वर्ष में उत्तरायण होता है। अर्थात सूर्य का मकर संक्रांति होता है तथा दक्षिणायन का आरंभ इसी तरह अश्लेषा नक्षत्र के आधे पर मतलब जैसे नक्षत्र को हम लोग जो हमने बताया था, नक्षत्र को हम लोग देखते हैं, उस नक्षत्र का आधा भाग मतलब यह अश्लेषा नक्षत्र के आधे भाग पर आने के समय होता है। मतलब आधा समय जब किसी नक्षत्र का पूर्ण समय होता है और जब उसका आधा समय आता है तो आने का समय होता है, तो जहाँ सूर्य से अयनों का संबंध है वह सदा माघ या श्रावण मासों में ही होता है। मतलब ये जो सूर्य का संबंध है इससे अयनों का, ये आपको माघ और श्रावण मासों से ही होता है। सर्वप्रथम युग का आरंभ जो हुआ था उसमें जो गणना किया गया था वो मैं आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयत्न करता हूँ। तो सर्वप्रथम युग का आरंभ सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर गुरु व घनिष्ठा के तारों, मतलब ये जो आपको बोला है सूर्य, चंद्रमा, गुरु व घनिष्ठा के तारों का जो क्रमबद्ध था उसको एक रेखांश पर होने से हुआ था। मतलब ये जो आकलन किया गया था सूर्य का, चंद्र का, गुरु का, घनिष्ठा इत्यादि का, ये उस समय किया गया था जब वो क्रमबद्ध तरीके से जब ये देखा गया था, रिसर्च किया गया था, क्या कहते हैं, अनुसंधान किया गया था, उस समय ये चीज़ निकला था। तो उसमें सबसे पहले आपको
जो निकला था वो सूर्य निकला था। सूर्य के बाद फिर चंद्र, चंद्र के बाद गुरु, गुरु के बाद घनिष्ठा। तारे जो है ये रेखांश पर मतलब रेखांश पर एक क्रमबद्ध तरीके से देखने को मिला था, होने से हुआ था। लेकिन यह समीकरण हर साल या हर युग में होना संभव नहीं होता है। मतलब इनका ये भी कहना है, इनका ये भी मत है कि जिस समय इन्होंने ये चीज़ को देखा था वो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक साल हो, ऐसा उनका मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल जो हम आज देख रहे हैं वही हर साल हो, चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये जो उनकी समझ थी वो ये बतला रही थी, जानकारी दे रही थी, ये जो सूर्य, चंद्र, गुरु, घनिष्ठा इत्यादि तारे जो रेखांश में एक दूसरे के नीचे या एक दूसरे को दिख रहे थे ऊपर नीचे करके, वो हर साल आपको नहीं भी दिख सकता है, इसलिए दिया गया। लेकिन समीकरण हर साल या हर युग में होना संभव नहीं है। अतः आगामी युगों में मतलब आगे वाले युगों में उत्तरायण का जब आरंभ होगा तो सूर्य या चंद्र की घनिष्ठा के मुख्य तारों से युक्त में मतलब ये सूर्य और घनिष्ठा जो होते हैं मुख्य तारे से युक्ति के क्षण से ही मानी जाएगी। मतलब ये जो आगामी युग आएगा, आगामी काल आएगा, उसमें जब उत्तरायण आरंभ होगा उस समय सूर्य या चंद्र की घनिष्ठा के मुख्य तारों से युक्ति के क्षण से ही मानी जाएगी। मतलब ये बतलाया गया कि ये दोनों में से कोई एक ही जो घनिष्ठा के मुख्य तारे होंगे, जो युक्त होंगे, मतलब उससे जो होंगे वो इसी क्षण से मतलब इसी दोनों के आरंभ से मतलब दोनों में से किसी एक के आरंभ से माने जाएंगे। उसके बाद यद्यपि प्रथम युग आरंभ के समय मतलब जो पहला युग आरंभ होगा उसके समय उक्त तीनों ग्रह 9.0 पर ही थे। मतलब जिस समय ये रिसर्च किया गया था, जिस समय ये अनुसंधान किया गया था, उस समय ये तीनों ग्रह 9.0 पर ही थे तथा घनिष्ठा के योग तारे का भोग भी यही था। मतलब जो सबका भोग होता है वो भी यही था। लेकिन समय बीतते बीतते नक्षत्र का भोग थोड़ा बदल जाएगा। अतः वेदांग ज्योतिष के नियम के अनुसार जो बनाया गया था, जो उसमें उत्तर और दक्षिण आयनों का ज्ञान आगामी युग से मतलब आने वाले युग में सदा माघ व श्रावण मासों में प्रत्यक्ष बोध करने से प्राप्त होगा। मतलब ये जो आपको दिया गया था, ये बिंदु अगर हम लोग इसको समझें तो इसमें दिया गया था कि वेदांग ज्योतिष के नियम के अनुसार उत्तर और दक्षिण आयानों का ज्ञान मतलब उत्तर और दक्षिण आयानों का ज्ञान अगर करना होगा तो आगामी युग के मतलब आने वाले युग में सदा मतलब हर कब हम देख सकते हैं सदा माघ और श्रावण मासों में, ये 2 माह है, इस दोनों मासों में ही प्रत्यक्ष बोध से करना चाहिए। मतलब इसी 2 मासों में आपको आरंभ करना होगा, जांच करना होगा तो आपको पता चलेगा। ये जो भी हम आपको बता रहे थे आयान के बारे में, जो कैसे आप उसका निकाल सकते हैं, आयान का आरंभ जो होता है वो बोध कैसे किया जाता है, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो दिया गया था, ये वेदांग ज्योतिष जो है इसकी रचना महर्षि लग्ध जी ने की थी। इनके द्वारा ये रचना की गई थी। और जब ये रचना की थी तो उस समय उन्होंने इन आयान का जो आरंभ हुआ था उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक शोध किया था। उस शोध के अंतर्गत उन्होंने देखा था, उन्हें महसूस हुआ था, उन्हें अध्ययन किया था कि नक्षत्र के जो होता है, जो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले उनको सूर्य दिखा, सूर्य के बाद फिर चंद्रमा के बाद फिर आपको घनिष्ठा। मतलब इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से उन्हें उस समय ये नक्षत्र देखने के लिए मिला था। लेकिन जब
आरंभ में आपको सूर्य, चंद्र, गुरु और घनिष्ठा देखने को उनको एक क्रमबद्ध रेखांश पर होने से हुआ था। लेकिन ये उनका ये भी मत था कि ये जो रेखांश आपको मिलता है ये प्रत्येक साल आपको हर युग में होना संभव नहीं था। ये भी उनका मत था। एवं उनका एक और मत था कि ये सब चीज़ जब देखा गया था तो ये कैसे निकाला जाता था, इस पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी कि प्रथम युग आरंभ के समय, जो युग आरंभ हुआ था उस समय जो तीनों ग्रह थे, ये आपको सूर्य, चंद्र, गुरु, ये तीनों जो ग्रह थे वह 9.0 का जो अंश था उस पर ही थे। और ये जो तारा था, ये जो आपको ग्रह मिले थे, ये इसी के आधार पर उन्होंने इस चीज़ का व्याख्यान किया था। और इनका ये भी मत था, लेकिन समय बीतते बीतते नक्षत्र का भोग थोड़ा बदलता जाएगा। मैंने आपको पहले बोला कि ये आपको नक्षत्र का समय चेंज होते रहता है, जो उनका कथन है। इसी प्रकार जब हम अगर वेदांग ज्योतिष के नियम की बात करें, उसके नियमानुसार की बात करें, तो उसमें दिया गया था उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान। मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में अगर आयनों का ज्ञान हमको जानना है तो उसके लिए जो मास बताया गया था वो माघ और श्रावण, ये 2 मास बताया गया था जो शुभ था। इसमें अगर आप करते हैं तो प्रत्यक्ष बोध, अगर आप इस पे करते हैं तो प्रत्यक्ष बोध से करना चाहिए। ये आपके लिए ये मास में करना जो होता है वो अच्छा होता है, इसमें अच्छे फल मिलते हैं। तो ये मोटा मोटी सारांश था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप इसका अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं, और ये आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी था और आपके ज्ञान वर्धन के लिए भी उपयोगी था। आप इसका अध्ययन करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।